Hey friends, this is Piyush Bajaj. Welcome to the channel गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020, जिसपे उन्होंने पब्लिक को डोमेन में उसको बताते हुए कि इसमें क्या नॉर्म्स आने चाहिए, इसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, इस सब चीज़ों को उन लोगों को बताया है। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इस ड्राफ्ट को लेते हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो न्यू ड्राफ्ट आया है, इसके पहले 2006 का ड्राफ्ट था, उसको चेंज करते हुए ये ड्राफ्ट लाया गया है। तो इसमें काफी सोशल एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंटल के एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है इस ड्राफ्ट को। और जो सोशल वर्कर्स भी है वेरियस, उन्होंने काफी इसको क्रिटिसाइज किया और कहा है कि पब्लिक की और एनवायरमेंट की इसमें डिग्रेडेशन देखने को मिली है। तो हम ये सब चीजें के बारे में जानेंगे, ये कंट्रोवर्सी क्या है, और हम ये भी जानेंगे पहले EIA होता क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आगे क्या चीज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो 2020 का जो भी ड्राफ्ट आया है वो कितना अपने लिए फायदेमंद है और क्या नुकसान है, और क्यों इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस सब चीज के बारे में हम जानेंगे। आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर बात करता है कि एनवायरमेंट हमारे जरूरी है, क्योंकि जनता को ही इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट का, हमारी फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको इस चीज को समझना काफी जरूरी है। तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, काफी लोगों तक इसे पहुंचाइए, जिससे कि इसकी अवेयरनेस बढ़े और आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। तो इसको आखिर तक देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप और कौन से दूसरे टॉपिक्स पे हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप इस चैनल को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 23 मार्च 2020 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020, जो कि इसको उन्होंने नोटिफाई किया और उसमें पब्लिक के रिव्यूज और पब्लिक सजेशन मांगे, क्योंकि ये EIA 2006 के जो रूल्स थे उसको ये बदलने वाला था, उसमें काफी मेजर चेंजेस रहने वाले। तो हम वो चेंजेस के बारे में जानेंगे आज। पहले EIA को समझने से पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ EIA, यानी EIA कैसे इवॉल्व हुआ और हमारे इंडिया में कैसे आया। तो इंडिया 1972 के स्टॉकहोम एनवायरमेंटल डिक्लेरेशन और कन्वेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो उसका सिग्नेटरी रह चुका है। उस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए, उसके सेफगार्ड के लिए बात हुई थी, तो उसका भारत सिग्नेटरी बना। उसको ही देखते हुए उन्होंने 1974 में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया, 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया। और ये दोनों एक्ट कोई बहुत कारगर साबित नहीं हुए और काफी इनइफेक्टिव है, उससे कोई बहुत मेजर चेंजेस हमको देखने को नहीं मिली। और फिर हम आते हैं कि 1984 में हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी देखने को मिलती है। तो इससे सबक सीखते हुए, जिसमें क्योंकि भारी नुकसान हुआ, तो इससे हमारी गवर्नमेंट ने सबक सीखा और एक 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जो कि काफी स्ट्रिक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और अब भी वो लागू है और उसमें काफी स्ट्रिक्टर सेंस से हमको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखने को मिलता है। तो उसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें EIA नॉर्म्स के बारे में बताया गया है, एनवायरमेंटल असेसमेंट नॉर्म्स भी उसी में दिए गए हैं। पर ये नॉर्म्स 1994 तक नहीं बने थे, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन 1994 के बाद ही आया EIA नॉर्म्स का। तो हम ये देखते हैं कि फिर 1994 के बाद काफी अच्छे से EIA नॉर्म्स फॉलो होते थे। जो भी EIA नॉर्म्स उनके लिए होता है बेसिकली, जो कि कोई भी प्लांट या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्लांट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल का, कोई वाटर बॉडी या कोई भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, नेचुरल रिसोर्स मतलब कोल, नेचुरल गैस या फॉरेस्ट्री, कोई भी आइटम का इस टाइप का यूज करते हैं, तो उसके पीछे एक कितना नुकसान एनवायरमेंट पे हो रहा है, सोसाइटी पे उसका कितना नुकसान हो रहा है, आम जनता पे उसका कितना नुकसान होगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट में, उस प्लांट आने से, उस प्रोजेक्ट के आने से, उस फैक्ट्री के आने से क्या एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे, उसको ये मापदंड करने के लिए EIA का गठन किया जाता है। तो इसको देखते हुए 94 के बाद जैसे कि हमारे नॉर्म्स बने, तो काफी स्ट्रिक्ट सेंस में इसको देखा गया। पर फिर 2002 के बाद से इसमें डाइल्यूशन देखने को मिला हमें EIA के नॉर्म्स में। इसमें जो नॉर्म्स जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो कम स्ट्रिक्ट होते हुए हमको देखने को मिले, क्योंकि उनको कहना था कि ये डेवलपमेंट के प्रति काफी बाधक हो रहा था, रोक डाल रहा था, पर एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी जरूरी था। तो इसको ही और कम करते हुए फिर 2006 में एक न्यू EIA स्कीम नोटिफिकेशन बनी, न्यू स्कीम बनी, वो रूल्स आए, और वही अभी रूल्स को गवर्नमेंट चेंजेस उसमें ला रही है। 2020 का ड्राफ्ट है, काफी हमें मेजर चेंजेस को देखने को मिलेंगे, उसी पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये होता है, अभी हम देखेंगे कि ये है हमारे EIA की इवोल्यूशन। EIA है अभी कम से कम 125
देश पूरे विश्व के इसको फॉलो करते हैं। इसका प्रोसीजर ये पूरे वर्ल्ड में काफी प्रचलित है और इसको फॉलो किया जाता है। और काफी डेवलप कंट्रीज में जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड इसको काफी अच्छे से और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जा रहा है। EIA जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक प्रोसीजर है, टूल है, जिससे कि आप एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट में उस प्लांट से, उस प्रोजेक्ट के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, उसको आकलन होता है। यानी कि अगर आप कोई भी प्लांट या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैंड हो गया, रिवर्स का हो गया, रिवर्स का यूज कर रहे हैं, जो आपका प्लांट के थ्रू जो रिवर वेस्ट हो रहा है या जो वेस्टेज हो रहा है उसका कैसे यूज है। अगर आप उसको रिवर में तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, या कोई नेचुरल रिसोर्स से कोल माइनिंग करते हुए या नेचुरल गैस वगैरह का यूज कर रहे हैं, कोई भी लार्ज स्केल का आपका कंस्ट्रक्शन है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मेट्रो का बनना, हाईवेज का बनना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो इसको, ये प्लांट को चालू करने से पहले कि एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको आकलन करने के लिए ये प्रोसेस है। यानी कि कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उस इफेक्ट को कम करने के लिए इसका मापदंड दिया जाता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही आपको पता हो जाता है कि ये एनवायरनमेंट पर कितना इम्पैक्ट करेगा, फिर वो कैसे हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको कम करने के लिए, उसको समझने के लिए ये प्रोसेस है, जो मैं प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपके प्रोजेक्ट की, आपके प्लांट की स्क्रीनिंग होगी कि ये स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी के लिए वायबल है कि नहीं, यस और नो में इसका डिसीजन होता है। तो यस है, तो उसके बाद इसकी होगी स्कोपिंग की, इसका कितना बड़ा प्लांट है, ये कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, कितने लेवल पर इसका स्कोप है, कितना बड़ा है, इसका दायरा कितना बड़ा है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना फायदा पहुंचाएगा, ये सब का असेसमेंट होगा। तो इसका असेसमेंट जो है वो हम खुद भी कर सकते हैं, जो प्लांट लगा रहा है वो कर सकता है, या गवर्नमेंट के ऑथोराइज किया हुआ कई सारी एजेंसियां हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स टीम्स हैं जो कि ये असेसमेंट करती है, आप उनके थ्रू भी ये असेसमेंट कर सकते हैं। और वही असेसमेंट आपको फिर एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो असेसमेंट हुआ उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट वो जो EIA जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट, उसको रिव्यू करती है कि वो देखती है कि ये आपका असेसमेंट रिपोर्ट सही है कि नहीं, ये कितना एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट है आपके प्लांट का, ये जो आपका प्लांट है वो सही है कि नहीं एनवायरनमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तो समझती है। फिर वो आपकी जो रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, उसको क्लियरेंस देती है, क्लियरेंस रिपोर्ट को अप्रूव करती है। फिर वो अप्रूवल के बाद अगर देखने को मिलता है कि कई अगर उसमें फ्लॉज देखने को मिले, तो वो फ्लॉज को हटाने के लिए करती है कि आप इसमें चेंजेस लाए और फिर एक न्यू रिपोर्ट फाइल करें। फिर वो देने के बाद एनवायरनमेंट असेसमेंट की प्रोसेस खत्म हो जाती है और आप अपना प्लांट अच्छे से चालू कर सकते हैं। और क्या ये EIA जो है इफेक्टिव है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो कई एनवायरमेंटलिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये EIA जो प्रोसेस है ये बहुत इनफेक्टिव है, इसका कोई बहुत मेजर हमको देखने को नहीं मिला है। एक बस एक लीगल पेपर वर्क बढ़ गया है और एक लीगली और एक बुक्स में एक नॉर्म हो गई है कि हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए करने के लिए गया एक सेफगार्ड मेजर देखने को मिला है। ये कोई काफी इनफेक्टिव साबित हुआ है, कई एक्सपर्ट्स का इसका कहना है। और इसमें जो एजेंसी, जो ऑथोराइज्ड एजेंसीज रहती है, जिसकी मैंने पहले कहा कि वो एजेंसी रिव्यू करती है, रिपोर्ट बनाती है अपने को गवर्नमेंट को देने के लिए कि एनवायरमेंटल असेसमेंट जो रिपोर्ट बनाती है प्राइवेट एजेंसीज गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज की गई है या खुद भी उसको कर सकते हैं। तो इस अगर ये कोई क्लियरेंस देती हुई है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, अगर बाद में वो प्लांट हो प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट में कोई भारी नुकसान पहुंचता है, तो इन एजेंसीज जिन्होंने क्लियरेंस दिया उनको कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी वो आसानी से बच सकते हैं इनसे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये देखने को मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक लीगल पेपर वर्क बढ़ गया है और कई बार तो सिर्फ जैसे कि अगर उस प्रोजेक्ट में अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कोई फ्लॉज रहते भी हैं तो उनको कहा दिया जाता है कि ये 10 से 12 चीजें कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए जिससे कि आपका प्लांट रेडी हो जाएगा और ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और कि वो इसको ध्यान दे कि उन्होंने 10 से 12 जो नॉर्म्स थे एनवायरमेंट के वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे या वो रेगुलेट हुए कि नहीं हुए। तो ये भी एक काफी इनफेक्टिव साबित हो रही है ये प्रोसेस, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो था एनवायरमेंटलिस्ट का कहना। पर जो इंडस्ट्री है ना, जो पर्सन प्रोजेक्ट डाल रहा है, प्लांट डाल रहा है, डैम डाल रहा है, जो भी अगर इस टाइप की जो एक्टिविटी कर रहा है उसका कहना है कि एनवायरमेंट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है और ये सिर्फ पेपर और फाइलिंग और लीगल पेपर वर्क हमारा बढ़ गया है, इससे हमको काफी दिक्कत होती है, ब्यूरोक्रेटिकल सर्कल में फंस जाते हैं
जो प्रोडक्ट 3 से 4 साल में बनना चाहिए वो इस प्रोसेस के कारण 5 से 6 साल में जाता है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। और ये डेवलपमेंट की प्रोसेस को भी रोक रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अपनी कंट्री चाहती है वो प्लान के थ्रू मिलता, उस प्रोसेस को भी ये रोक रहा है। जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस हमने देखी थी 91 में, उसको भी ये एक बाधक है। तो इन दोनों को ही व्यूज को लगते हुए यानी 2006 के जो नॉर्म्स थे उन दोनों को हटाते हुए ही ये 2020 का ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने लाई है कि दोनों साइड्स के उसको सॉल्व किया जा सके, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति भी अपना रोल बढ़ जाए और स्ट्रिक्टनेस आए, और कि कोई ज्यादा मेजर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। इसी के लिए 2020 के ड्राफ्ट बनाया गया है। अगर न्यू रूल्स बन रहे हैं, जैसे कि 2020 ड्राफ्ट न्यू रूल्स 2006 के ड्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, उसका मतलब है कि वो ज्यादा पावर देगा जनता को, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देगा, पर लोगों का कहना है कि उसके विपरीत कर रहा है। इसमें तो पहले तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पावर जो ज्यादा बढ़ गई है, इसमें सीक्रेसी ज्यादा हो गई है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक वर्ड उसमें ऐड कर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी प्लांट और प्रोजेक्ट अगर स्ट्रेटेजिक बोल दिया गया गवर्नमेंट द्वारा तो उस पर कोई भी EIA की प्रोसेस नहीं होगी, यानी उसको पूरा वो बाईपास कर जाएगा प्रोसेस को, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। पहले की हालांकि ये प्रोविजन 2006 के इसमें भी था कि जो डिफेंस के रिलेटेड यानी हमारी आर्मी मिलिट्री वगैरह के रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी उनको सीक्रेट रखा जाएगा, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा, उनको EIA की नॉर्म्स को फॉलो नहीं करनी है। पर अभी साथ ही जो 2020 का जो ड्राफ्ट है इसमें ये भी ऐड कर दिया गया कि डिफेंस के द्वारा भी और कोई भी प्रोजेक्ट को अगर स्ट्रेटेजिक माना गया है, देश के हित में माना गया है, तो उसको भी ये EIA की जो पूरी प्रोसेस है उसको हटा दिया जाएगा। तो कई एक्टिविस्ट का कहना है कि काफी नुकसानदायक है, क्योंकि हर कंपनी तो यही फोर्स करेगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो काफी स्ट्रेटेजिक है, वो देश के कल्याण के लिए है, तो उसको स्ट्रेटेजिक बना देगा, जिससे कि ये पूरी प्रोसेस से उसको बच जाएगा, वो ऐसा करने की कोशिश करेगी। पर इस स्ट्रेटेजिक के करने से सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी आसाम, गुवाहाटी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, वहां पे जो रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और रेलवेज और अलग डेवलपमेंट करने के लिए इसको काफी आसानी मिलेगी। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ की बॉर्डर्स है, बॉर्डर रोड्स है वहाँ, क्योंकि वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो काफी कंट्रीज से घिरा हुआ है, जैसे कि नेपाल से देख लेंगे, आप चाइना से देख लेंगे, भूटान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, तो सब चीजों से घिरा हुआ है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री को अच्छा मिलेगा। और फिर जो इंटरनल, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफी अंडर डेवलप्ड है, तो उनको डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ावा मिलेगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए तो। और उसमें ये तो पहले तो ये चीज हो गई कि वो स्ट्रेटेजिक आप कर देंगे तो कोई भी है ना, कहीं भी जरूरी नहीं है, मैंने नॉर्थ ईस्ट का आपको एग्जांपल दिया, पर वो नॉर्थ ईस्ट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है ये। तो ये देखा जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक बोल दिया जाएगा। साथ ही सेकेंडली हमने देखा कि पहले ऐसा नहीं था, पर अब है कि रोडवेज के कोई भी रिलेटेड, हाईवेज को रिलेटेड नॉर्म्स में पहले EIA था, अब उसको कंप्लीटली हटा दिया गया। रोडवेज के लिए, हाईवेज के लिए जो पाइपलाइंस होती है, वाटर जो वेज होते हैं हमारे इनलैंड वाटर वेज यानी वाटर प्रोसेसेस, जो पाइपलाइंस और दूसरे चीजें होती है उसके रिलेटेड, उसके लिए भी अब EIA की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप भारी मात्रा में इसमें अभी हमको देखना, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो काफी रिच है फॉरेस्ट में, नेचुरल रिसोर्सेज में, तो ये देखने को तो एक्टिविस्ट का कहना है कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, वहाँ के फॉरेस्ट को काफी नुकसान पहुंचेगा इसके आने से, क्योंकि उन्होंने नेशनल हाईवेज को अभी इसके एम्बिट्स हटा दिया है, पाइपलाइंस बीच के एम्बिट्स का बना। ये भी आप देखेंगे कि अगर ये नॉर्म्स को हटा दिया जाता है, अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो रहेगा, पर इससे काफी आसानी होगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये एक डिस्प्यूटेड है, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक होना गलत है, कईयों को कहना है कि ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो एक तो ये देखा गया। दूसरा रूल्स जो कि सेव करने चाहिए, अभी देखने को मिल रहा है कि ये डिग्रेड पे करने पर ज्यादा इनका प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है हमें। जैसे कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, यानी कि आप इंडस्ट्री चालू कर लीजिए, आपके इंडस्ट्री के चालू होने के 5 से 10 साल बाद भी आप EIA के नॉर्म्स भर सकते हैं। बस आपको एक नॉमिनल सी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने प्लांट्स के अंदर, और उसको 2 to 3 टाइम्स बता देना पड़ेगा कि इतना इम्पैक्ट पड़ा। और अगर इसमें आपको कुछ डैमेजेस भी हो जाते हैं तो जो पेनल्टी है वो बहुत मामूली सी है, मात्र जो डिले होता है इतने सालों का, जो इतने सालों का नुकसान होगा उसमें मात्र पेनल्टी है 2000 से लेकर 10,000 रुपए पर डे। जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर जो 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे कमाते हैं, उनके लिए 2,000 रुपए पर डे का नुकसान देना कोई आम बात नहीं है, उनके लिए बहुत मामूली सी बात है, और वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हुए इसको से आसानी से बच सकते हैं। तो ये एक अपने को नुकसान देखने को मिलता है कि जैसे कि पहले तो स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक से कोई भी प्लांट आप कोई भी अनॉनमस हो जाता है उसको EIA प्रोसेस से बच जाएगा वो। तो और उस स्ट्रेटेजिक्स का अर्थ है कि उसको पब्लिक डोमेन में उससे पब्लिक अथॉरिटी में अंदर नहीं आया है, पब्लिक जो है उससे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। वो प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होता है वो प्रोजेक्ट पर, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने देखा कि जो नेशनल हाईवेज का गठन करने के लिए जो इनवर्ड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है और इनवर्ड वाटर वेज है जैसे कि पाइपलाइन वगैरह का, इनको भी उन्होंने इसके दायरे से ही हटा दिया पूरा कि उनको EIA के लिए बढ़ावा मिलेगा नहीं। और हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी ट्रांसपोर्टेशन के रोडवेज के लिए कितना एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसमें ये स्पेसिफिकली हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखने मिलेगा कि वहाँ पे नदी या पेड़ वेड़ कटेगा, इसको कोई उस पर जांच होगी नहीं अगर रोडवेज और पाइपलाइन का मामला हुआ। और अभी हम देखते हैं कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस गलत देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट भी काफी गलत मान रहे हैं। और कोर्ट ने तो हाल ही में 2 अप्रैल को एक जजमेंट दिया है कि आप पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं दे सकते, पर ये ड्राफ्ट में अभी भी ये मौजूद है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। तो इसका क्या जवाब है पता नहीं अभी, तो इसका क्रिटिसिज्म हाई लेवल को हमको देखने को मिल रहा है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का। और भी दूसरे चेंजेस है जैसे पब्लिक कंप्लेंट से एक बहुत बड़ा 2020 के ड्राफ्ट का इश्यू देखने को मिलता है। पहले कि हम अगर जो भी पब्लिक आपके आसपास भी कोई प्लांट है या कोई भी इलीगल काम करते हुए देख रहे हैं प्लांट्स के द्वारा, प्रोजेक्ट्स के द्वारा, जैसे कि कई बार हमको देखने को मिलता है इलीगल लेवल पे सैंड सोर्स से, रिवर्स के एरियाज से क्या बोलते हैं हमें रेती भारी मात्रा में निकालते हुए मिलती है, इलीगली आपको देखने को मिलती है, तो आप इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसके यानी कोई भी आप अगर प्लांट के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो इसकी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। वो कंप्लेंट खुद क्या बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक या गवर्नमेंट जो है वो ही कंप्लेंट कर सकती है वो देखने के बाद, या जो व्यक्ति जो खुद काम को कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, जिसका प्लांट है वो खुद कंप्लेंट कर सकता है। अब भला मुझे बताइए कोई प्लांट अगर गलत कर रहा है, गलत एक्टिविटी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है जो कि पब्लिक को जिससे नुकसान पहुंचेगा, एनवायरनमेंट को जिससे नुकसान पहुंचेगा, वो अपनी कंप्लेंट क्यों करेगा? और ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही इसमें कंप्लेंट करने की बात कर रही है, इसमें पब्लिक का जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है उस प्लांट के होने से, उसकी सोसाइटी में आएगा, उसकी लोकेलिटी में आएगा, उसकी एरिया में, उसके गांव में वो प्लांट आता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट उसी को, वो जनता को ही पड़ता है उससे। एनवायरमेंट में भी जो इफेक्ट उस प्लांट से आएगा उसका भुगतान जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट मैनेजर को तो कमाएगा और गवर्नमेंट को तो अपना प्लांट के थ्रू टैक्स मिल जाएगा, तो जो नुकसान सहना है आम पब्लिक को ही सहना है। तो इसमें पब्लिक कंप्लेंट्स के डोमेन को ही हटा दिया उन्होंने, तो ये एक भारी ड्रॉबैक देखने को मिलता है, उसका भी हमें काफी क्रिटिसिज्म करने को मिल रहा है। साथ ही तो अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी हमें काफी एग्जेम्पशंस और रियायतें देखने को मिली है। पहले कंस्ट्रक्शन के लिए जो एरिया था कोई भी प्लांट का सेटअप करने के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, टाउनशिप या कोई भी इस टाइप की चीज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पहले एक नॉर्म था कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर भी अगर कुछ बनती है चीजें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसको EIA का पूरा असेसमेंट की प्रोसेस देनी पड़ेगी। पर अब अरे उसके 20,000 के नीचे था तो उनको कोई देने की जरूरत नहीं है, 20,000 के ऊपर है तो उसको ये नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, पर उसको ही वो बार लिमिट को भी 1,50,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, यानी उसको कम से कम 7 से 8 गुना तक इसको बढ़ा दिया गया है। यानी आप समझिए कि एक एयरपोर्ट लगभग 6 से 8,000 स्क्वायर किलोमीटर को होता है, तो अब आप ऐसे 3 से 4 एयरपोर्ट बना सकते हैं बिना कोई EIA के उससे परमिशन के द्वारा, समझेंगे। तो ये सब देखने को मिलता है हमको कि इन सब चीजों को डाइल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। कई चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कारगर साबित होती है, काफी मिक्स्ड रिव्यूज है, पर ओवरऑल इसका क्रिटिसिज्म ज्यादा देखने को मिला है एनवायरमेंटल प्रेमियों द्वारा, पब्लिक द्वारा, और एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स है उनको कहना है कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति एनवायरमेंटल डिग्रेड ही ज्यादा होगा, इसमें इसका प्रोटेक्शन कम देखने को मिलता है हमें। और आप जैसे कि और EIA का होना क्यों जरूरी है आपको लगता है? क्योंकि हाल ही में हम देखेंगे कि अभी विशाखापट्टनम गैस लीक हुई थी, वहां पे जो पॉलीमर प्लांट गैस लीक हुई, उसके कुछ महीनों पहले हमने जो आसाम में हमने क्या बोलते हैं ऑयल फैक्ट्री पर एक लीकेज देखा और आग देखी, तो उसका कहना था कि उन्होंने ये EIA के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए वो प्लांट सब बने थे, तो ये और उससे काफी भारी मात्रा में लोगों को और एनवायरमेंट को पोल्यूशन हुआ, जो नुकसान पहुंचा है। तो ये EIA का होना तो काफी जरूरी है हमको। और इस टाइप के जो हादसे हैं, जैसे कि भोपाल गैस को बचाने के लिए हमने इसको लाए थे पहली बार, फिर जो विशाखापट्टनम में भी अभी हाल ही में देखा और जो हमने आसाम में देखा, इन सब चीजों को बचाने के लिए ही EIA का गठन किया गया है।
क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हम और आपको समान जो आम जनता है उसी को पड़ता है, क्योंकि प्लांट तो अपना कमाई कर लेगा, गवर्नमेंट टैक्स उसको कर लेगी। जैसे कि हमने देखा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो किया है तो काफी अवॉइड कर दिया, कोई भी इंडस्ट्री उसके अंदर आ जाएगी तो उसमें जो पब्लिक की कोई भी क्या बोलते हैं अथॉरिटी उसमें नहीं बची है, पब्लिक उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा एम्बिग्यूटी यहाँ पे क्रिएट देख करने को मिलती है हमें। साथ ही जो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें पब्लिक कंप्लेंट्स के प्रति जो वो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजों का एक रहा है, पर कई चीजों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि वाटरवेज और जो नेशनल हाईवेज का है उसको इन्होंने स्कोप से हटा दिया है, जो 20,000 से 1,50,000 है कर दिया, जिससे कि आप डेवलपमेंट करने में ज्यादा आसानी होगी, स्पेशली बैकवर्ड स्टेट्स में इसका काफी फायदा होगा। पर साथ ही एक्टिविस्ट का कहना है कि जो इसका स्कोप बढ़ा दिया इतना बड़ा, उससे ज्यादा डिग्रेडेशन होगा एनवायरमेंट का, रिसोर्सेज का। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो इतनी अपना रिच फॉरेस्ट्री और जो रिच हम देखने को मिलते हैं हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। तो ये काफी एक ज्यादातर इसके नुकसान हमको देखने को ज्यादा मिल रहे हैं EIA के 2020 के ड्राफ्ट से। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ही चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही चाहिए। तो कई चीजें प्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति भी है, पर कई एक्टिविटीज का कहना है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा इसको वेटेज मिल गया, जो है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमको इन दोनों को बैलेंस लेके चलना है, हमको एनवायरमेंट भी, पर्यावरण भी हम आप जानते हैं कि कितना आवश्यक है एक इंसान के लिए और सबके लिए, हमारे भविष्य के लिए भी, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है। तो इन दोनों को बैलेंस लेके चलना है, ना कि हम डायरेक्ट ज्यादा कर एनवायरमेंट को वो दे रहे हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाए, ना कि हमें ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देना है जिससे कि पॉल्यूशन रुक जाए। तो इसके बारे में अभी वैसे में ड्राफ्टिंग स्टेज पे ही है, कोई रूल्स फॉलो या नॉर्म फॉलो नहीं हुए हैं, इसको अभी फाइनल पहुंचा नहीं, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें उनको आपके रिव्यूज मांगे, तो बाकायदा उसमें आप जेन्युइनली रिव्यूज दीजिए। आपको वेबसाइट हमने मेंशन की है नीचे हमारे पोर्टल में, आप उस वेबसाइट पे जाके उसको आप ईमेल के थ्रू या उस पोर्टल के थ्रू आप अपने व्यूज रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको असली में बात करनी है तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को सजेशंस दीजिए, आपके व्यूज दीजिए कि उसमें क्या चेंजेस ला सकती है। तो प्लीज अपने कमेंट्स आप रिव्यूज में दीजिए, गवर्नमेंट को रिव्यूज दीजिए और हमारे इस वीडियो को रिव्यूज दीजिए। थैंक यू।